स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल्स के बारे में कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि रैंडम वेरिएबल्स क्या है। तो बिफोर वी गो फॉर द रैंडम वेरिएबल्स हम कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं जो हमें प्रीवियसली पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। उसी के बेस पर हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहलाएगा, जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसमें जो पहली कंडीशन होती है दैट इज इट हैज़ more than one outcome, एक से ज़्यादा आउटकम है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आउटकम क्या आएगा। जैसे एक हमारे पास एक सिक्का है, कॉइन है, इसको हम टॉस करें तो इसके दो आउटकम है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पहले एडवांस पे नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली एक डाई है, अगर हम इसको थ्रो करें तो उसके 6 आउटकम हैं, तो उन 6 आउटकम में से कौन सा आउटकम आएगा हमें नहीं पता। तो अगेन दीज टू एक्सपेरिमेंट्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी, इट हैज़ मोर देन वन आउटकम्स बेसिकली। और सेकंड है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट the outcome in advance। तो हम एडवांस में नहीं बता सकते कि आउटकम क्या होने वाला है। लेकिन इस के साथ साथ एक और कंडीशन है इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है कि जो भी एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट हमारे कहते हैं आइडेंटिकल कंडीशंस में हो रहे हैं। जैसे अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं या एक डाई को हमने 4 टाइम थ्रो किया है, तो हर बार जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है वो आइडियल कंडीशन में है। जैसे कॉइन को हमने टॉस किया है तो ये नहीं कि पहली बार कॉइन को हमने फ्लैट जमीन पे किया है, दूसरी बार इंक्लाइन पे किया है, या पहली बार हमने फर्श पे किया है हार्ड सरफेस पे, दूसरी बार हमारी सरफेस थोड़ी सी पोरस है जैसे रेत है या किसी बेड के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी तरह से डाई का केस में भी है कि जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं वो आइडेंटिकल कंडीशंस में हो रहे हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं हमारे, वो हमारे एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी, दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, या जिसे हम बोलते हैं आउटकम भी बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस के मतलब क्या है, तो या आउटकम का क्या मतलब है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन आउटकम्स को अगर हम एक सेट के फॉर्म में लिख लें तो जो हमारा एक सेट बनता है दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हम एक डाई को थ्रो करें, थ्रोइंग अ डाई, द सैम्पल स्पेस विल बी और यूजली हम सैम्पल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। या दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें कि 2 कॉइन हैं और हमने उन कॉइन को टॉस किया है, सो दैट इज टॉसिंग 2 कॉइन्स। टॉसिंग 2 कॉइन्स या टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस सेम रिजल्ट देंगे, यानी एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला या 2 सिक्के आपने एक साथ उछाले हैं, तो उन दोनों केसेस में, तो उस केस में जो हमारा सैम्पल स्पेस है तो ये हो सकता है कि पहले एक सैम्पल स्पेस ये है कि दोनों सिक्कों पे हेड आए, या हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या ये हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या हो सकता है दोनों पे टेल आए। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये हमारा ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड अवर सैम्पल स्पेस।
तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सैम्पल स्पेस के बारे में हमने रिकॉल कर लिया, और सैम्पल स्पेस क्या है ये हमें पता चल गया। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल, जो हमारा बेसिकली मेन टॉपिक भी है। व्हाट डू मीन बाय रैंडम वेरिएबल? तो जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कई सारे आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर केसेस में अगर हम देखें तो हम एक पर्टिकुलर आउटपुट पे जो रिजल्ट है, उसका आउटकम है, उस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि एक नंबर के ऊपर हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक दो कॉइन को टॉस किया, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कितनी बार हेड आया, हाउ मेनी टाइम्स वी गेट हेड, या हाउ मेनी टाइम्स वी गेट टेल। या सपोज करो हमने एक डाई को थ्रो किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर आया या नहीं आया। सो वी आर इंटरेस्टेड इन सम पर्टिकुलर नंबर। क्या एक डाई को हमने, सपोज करो दो डाई हमने एक साथ फेंके हैं, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट दैट कि डाई के ऊपर क्या आया है। हम कंसर्न करेंगे कि नंबर, सपोज करो हम जानना चाहते हैं कि अगर मैं दो डाई को थ्रो किया है तो उनके ऊपर का जो सम आ रहा है दोनों डाई के ऊपर, वो इवन है या नहीं है, इवन है या ऑड है, क्या है। तो जो हम दो डाई को हमने थ्रो किया था, आउटकम क्या आया उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा कंसंट्रेशन इस बात पे है कि जो नंबर का सम आया वो इवन है या नहीं है। तो यानी कि हम एक पर्टिकुलर एक रियल नंबर के ऊपर फोकस करते हैं कि कितनी बार हमारा नंबर का जो सम है वो इवन आया, या कितनी बार हमारे नंबर का सम ऑड आया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, मैं लगा हम इसको डिस्कस करें। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या करता है, सैंपल स्पेस के पॉइंट्स को, सैंपल स्पेस के पॉइंट को एक रियल नंबर से मैप कर देता है। जैसे आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैपिंग पढ़ी होगी, दिस इज a set sample space and this is some set of real numbers I am taking this, or x is a function. In general हम random variable को x से represent करते हैं, तो this is x a random variable, और वो क्या कर रहा है कि sample space के जो भी points हैं उन points को किसी न किसी real number से associate कर रहा है। इनफैक्ट रियल नंबर में भी ये जनरल पॉजिटिव रियल नंबर का केस ज़्यादा है। तो एक नंबर को दूसरे नंबर से हम, नॉट ऑलवेज पॉजिटिव बट इन जनरल, दिस इज एसोसिएटिंग एवरी पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस टू सम रियल नंबर। क्योंकि अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर सैंपल स्पेस जो कि हमारा डोमेन है वो सारे के सारे पॉइंट्स किसी न किसी रियल नंबर से मैप करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सेकेंड एग्जाम्पल को अगर यहाँ फिर से कंसिडर करूँ, तो हम यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं, तो x एक हमारा एक रैंडम वेरिएबल है। वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल वी विल डिस्कस, बट दिस इज अ बेसिकली फंक्शन। तो x हम सपोज कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स इन अ थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स। तो हमारा सैंपल स्पेस जो हो गया इस केस में, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो हमारा सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस हो गया, या तो दोनों पे हेड आया होगा या दोनों पे टेल आया होगा, सॉरी एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, या दोनों पे टेल। तो जब हम इस पॉइंट को लेते हैं x h, h यानी ये वाला पॉइंट, तो ये मैप करेगा दिस इज 2 पे। इस तरह से x अगर हम बात करें ht को, ये मैप करेगा 1 पर, x th ये भी 1 पर, और x t, t ये मैपिंग है 0 पर। तो ये इस चारों के चारों जो भी हमारे सैंपल स्पेस के पॉइंट थे वो किसी न किसी रियल नंबर पे मैप हो गए। करेक्ट। तो हम इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो बाद में टेबल, इनफैक्ट दिस इज द टेबल। तो यहां पर इस फंक्शन x ने क्या किया कि इसने सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स को एक रियल नंबर से अटैच कर दिया। तो दिस इज मैपिंग। नाउ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल।
इफ इट इज अ फंक्शन वाई इट इज कॉल्ड रैंडम, पहली बात वेरिएबल क्यों कहलाता है और रैंडम वेरिएबल क्यों कहलाता है? तो रैंडम वेरिएबल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये आउटकम जो सैंपल स्पेस है वो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का स्पेस है, यानी कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी हमारा आउटकम है उन आउटकम्स को ये मैप कर रहा है सम रियल नंबर्स। तो रैंडम के कारण वहां से आ गया रैंडम वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हमने इसको मैप किया है तो ये 2, 1 और 0 से इसने मैप किया है। समटाइम्स अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट को, तो यहाँ पर जो मैपिंग है वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है, करेक्ट। यानी कि जैसे जैसे हमारी इसकी जो डेफिनीशन है वो डेफिनीशन अगर हमारी फंक्शन की चेंज हो जाएगी तो यही फंक्शन इन पॉइंट्स को किसी दूसरे पॉइंट्स पर यानी किसी दूसरे रियल नंबर के ऊपर मैप करना चालू कर देगा। तो दैट मीन्स जो मैपिंग हो रही है इन नंबर इन सारे सैंपल पॉइंट्स की, ये किसी फिक्स नंबर पर नहीं हो रही है, ये वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्सपेरिमेंट लिया है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू ये है। अगर हम यहाँ पे ये काउंट करना चाहे, x हमारा रैंडम वेरिएबल है और ये डिफाइन करे हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, तो उस केस में अगर हम बात करें दिस इज ट्रू तो हम कहेंगे 1 है। सिमिलरली h, t को अगर हम लें तो दिस इज 1 करेक्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर t, h दिस इज 0, या हम इसे कहें x, t, t दिस इज अगर 0, या हमारा कहे x जो रैंडम वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड के केस में ये भी हमारा मैप हो जाएगा 1 पे, ये भी ट्रू है 1 पे मैप हो गया, ये भी ट्रू है, ये 0 पे मैप हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जितने के जितने आउटकम्स हैं ये सारे के सारे आउटकम्स हमारे अलग अलग क्वेश्चंस में यानी अलग अलग x की डेफिनेशन में अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जाके मैप कर रहे हैं। तो ये डोमेन तो सेम है लेकिन इसके जो मैपिंग का रीजन है जहां ये मैप कर रहे हैं वो हर बार चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ऑफ x। सो दिस वेरीज, यानी कि इसका कोडोमेन वेरी कर रहा है, कोडोमेन फिक्स नहीं है, तो कोडोमेन वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल दे दिया। तो इस पूरे प्रोसेस का यानी x का जो नाम हो गया दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। रैंडम क्यों है? क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको मैप करा रहा है किसी रियल नंबर पर, और जो रियल नंबर का यानी जो कोडोमेन है वो कोडोमेन फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी कर रहा है, यानी वो वेरिएबल है, तो इसका नाम हो गया रैंडम वेरिएबल। तो अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, देन वी विल सी। सो राइट ऑन डेफिनेशन, a random variable is a real valued function whose domain is the sample space, of a random experiment। ठीक है, जिसका जो डोमेन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज डोमेन सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस के बारे में मैंने भी डिस्कस भी किया है कि ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली सैंपल स्पेस। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल हम जब कभी भी बोलेंगे रैंडम वेरिएबल, तुरंत दिमाग में हमारे क्लिक होगा रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली अ फंक्शन जो सैंपल स्पेस के पॉइंट को मैप कर रहा है हमारे एक रियल नंबर के ऊपर। सो दिस इज हियर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि रैंडम वेरिएबल का अगर हम क्लासिफिकेशन करें
सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल? तो रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं हमारे, बेसिकली टाइप्स ऑफ random variables. Okay. So type of random variables में basically we have two types of random variables. One is there are two types of random variables. Number one, this is discrete random variable. Discrete random variable. और दूसरा है दिस इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. नाउ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है? तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में अगर हम लिखें रैंडम वेरिएबल, तो मैं इसको अगर आर भी लिख दूं तो आपको समझना चाहिए ए रैंडम वेरिएबल, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. बेसिकली भाई अगर इसको समझ लें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो डिस्क्रीट, उसका जो आउटकम है दैट इज विच एज्यूम, यानी कि जो जिसका जो सैंपल स्पेस, अगर हम बात करें इस तरह से आप समझ लीजिए, तो सैंपल स्पेस उसका डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं. जैसे एक डाई को हमने थ्रो किया, तो डाई थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आएंगे. तो उसका जो भी रैंडम वेरिएबल है वो मैप हो रहा है दिस इज 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी कि जो उसकी डोमेन है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स है. ठीक है, जैसे एक सिक्के को उछाला, 3 बार उछाला, तो हम ये पूछेंगे कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 1 बार हेड आया या 1 बार भी हेड नहीं आया. हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1.5 टाइम्स हेड आने कितनी बार आया, या 2.5 या 1.25 टाइम्स हेड. तो यानी कि जो भी ये वैल्यू एज्यूम कर रहा है ये वेरिएबल, वो वैल्यूज कैसी हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं. इनफैक्ट डिस्क्रीट में भी इंटीजर्स एक तरह से आप मान लो, यहाँ पे जो मैंने एक्सपेरिमेंट लिए उसके अंदर वैल्यूज हैं, तो ये हमारा कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हमारा कंटिन्यूअस वैल्यू ले सकता है. जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स का अगर हम वेट की बात करें तो वेट स्टूडेंट्स का एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा. जैसे अगर हम एग्जांपल लें और कहें क्लास के स्टूडेंट्स का जो वेट है वो वेट हमारा 60 किलोग्राम से लेके 100 किलोग्राम के बीच में है, तो हम कोई भी वेट इसमें कंसीडर कर सकते हैं और वो वेट किसी ना किसी स्टूडेंट का हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 65.12 किलोग्राम, सो यस दिस कुड बी द वेट 65.12. अगर आपको नहीं, हमको 113 आई एम नॉट टेकिंग, क्योंकि हमारी इतनी लिस्ट काउंट होगा नहीं, तो दिस कुड बी द वेट, बेसिकली दिस कुड बी द वेट. तो हम कुछ भी 60 से लेके 100 के रेंज में अगर हम कुछ भी वैल्यू कंसीडर करें 60 to 100 कंटिन्यूस स्केल पर, तो वो किसी ना किसी स्टूडेंट को वेट हो सकता है. सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट्स की हाइट की बात करें कि हम एक सर्टेन हाइट दे दें कि 5 फुट 5 इंच से लेके 6 फुट तक की हाइट के स्टूडेंट्स हैं, तो 5 फुट 5 इंच से या 5 फुट से लेके 6 फुट के बीच में स्टूडेंट्स हैं, तो 5 से 6 फुट के बीच में हम कोई भी हाइट एग्ज्यूम करें वो वैल्यू फंक्शन ले सकता है. वो हाइट किसी ना किसी स्टूडेंट्स की, कहने का मतलब हो सकती है. तो उस केस में हमारा वेरिएबल कहलाता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो डिस्क्रीट के केस में केवल डिस्क्रीट वैल्यू ही एज्यूम करेगा. सो राइट डाउन a discrete random variable is one. इसको बाद में लिख लेंगे कंटिन्यूस को,
is 1 which can assume only isolated values. For example, जैसे throwing a die, throwing a die, and so that is अगर हमने एक डाई को बेसिकली थ्रो किया है तो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज लेगा दैट इज 1 2 3 4 5 6 की 6 1 2 3 4 5 6, तो यही वैल्यू ले सकता है, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू लेगा नहीं कि 1 आया 2 आया, या एक सिक्के को हमने 4 बार उछाला और हम पूछें कितनी बार हेड आया, तो दिस इज अगेन एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कि एक बार हेड आ सकता है, हो सकता है एक बार भी ना आए, या एक बार आए, 2 बार आए, 3 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, 5 टाइम्स आए, नॉट मोर देन दैट. So this is something like a random variable example. Now दूसरा है हमारा this is continuous random variable. This is continuous random variable. Continuous random variable on the other hand can assume any value. So write down a continuous random variable is one which can assume any value within the interval, within an interval. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स या weight of the students. So basically these are the random variables, discrete and continuous. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर रैंडम वेरिएबल्स के साथ एक प्रोबेबिलिटी भी एसोसिएट होती है. कैसे होती है वी विल सी. सपोज मेरे पास 10 फैमिलीज हैं, F1 F2 F3 F10 having 3 4 3 2 5 4 3 6 4 5 मेंबर्स रेस्पेक्टिवली. और x एक हमारा रैंडम वेरिएबल है जो कि हमारे को आउटपुट में दे रहा है कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं. तो अगर हम x ऑफ F1 निकालेंगे तो इसका मतलब है कि F1 फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं, दैट इज 3. सिमिलरली x ऑफ F2 इज इक्वल टू 4, x ऑफ F3 इज इक्वल टू 3, x of F4 is equal to 2 and so on. So this is the our random variable जो कि डिफाइन हुआ है. अगर हम यहाँ पर random variable का कोडोमेन देखें, so here x can take values, क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 3 4 5 and 6. क्योंकि जो मतलब इसका टेक द वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इसका कोडोमेन की वैल्यू होगी बेसिकली 2 3 4 5 6, यानी कि जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स F1 F2 F3 F4 हैं. जैसे अगर हमारा यहाँ पे सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस हमारा यहाँ पर है दिस इज F1 F2 F3, या अगर इसको हम सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस इज F1 F2 अप टू दिस इज F10. और जो कोडोमेन है जहां पर ये मैपिंग कर रहा है x, उसकी वैल्यू है दिस इज 2 3 4 5 6. तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है इट कैन टेक्स द वैल्यू 2 3 4 5 6.
दैट मीन्स x कैन बी 2, दैट मीन्स 2 फैमिली मेंबर्स। x इक्वल टू 3 का मतलब हो गया 3 फैमिली मेंबर्स, x इक्वल टू 4 का मतलब 4 फैमिली मेंबर्स, x इक्वल टू 5 का मतलब है 5 फैमिली मेंबर्स, x इक्वल टू 6 का मतलब है वो फैमिलीज जिनके अंदर 6 फैमिली मेंबर्स हैं। तो इसको अगर हम और इंटरेस्टिंग तरह से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 कब होगी, व्हेन द x विल टेक वैल्यू 2। सो x विल टेक वैल्यू 2 कब, जब कौन कौन सी फैमिली सिलेक्ट हों, जब फैमिली जिनके अंदर 2 मेंबर्स हैं। तो जैसे 2 नंबर्स वाली फैमिली एक या तो एक F4 है, बस F4 ही है जहां तक यस, व्हेन F4 is selected. Similarly, x will take value 3. 3 वैल्यू कब मिलेगी इसको, F1 पे 3 है, F3 पे 3 है और F7 पे 3 है। When F1, F3 and F7 are selected. Similarly, random variable will take value 4. 4 वैल्यू कब मिलेगी इसको, F2 पर, F2, F6 and F9. When F2, F6 and F9 are selected. Similarly, a random variable x will take value 5. 5 का वैल्यू लेगा, जबकि F5 और this is F10. फैमिली नंबर 5 and 10 यानी F5 and F10 आर सिलेक्टेड। और इसकी वैल्यू 6 कब होगी, यानी कि ये वैल्यू कब 6 रखेगा, जब हमारी F8 यानी कि व्हेन फैमिली F8 इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो दिस इज द वे कि अगर हम क्या कि व्हाट वुड बी द व्हेन विल द रैंडम वेरिएबल टेक वैल्यू 3, तो 3 का मतलब है कि हमारी F1, F3 और F7 फैमिली को चुने तो उस केस में हमें 3 मिलेगा। तो हर एक रैंडम वेरिएबल के साथ एक प्रोबेबिलिटी भी होती है। सपोज करो हमें इन 10 फैमिली में से किसी एक फैमिली को पिक करना है, करेक्ट, तो और सभी फैमिली मेंबर्स के सिलेक्ट करने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। कोई हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे किसी को कि इसको हम प्रायोरिटी दें या इसको प्रायोरिटी दें, तो इक्वली सभी के लाइक्लीहुड है, कोई भी यानी हर एक किसी की भी चुनने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो हम कह रहे हैं व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी द रैंडम वेरिएबल x विल बी 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी 2 हो जाए। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब हो गया व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली नंबर 4 विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि जब फैमिली नंबर 4 सिलेक्ट होगी तभी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी, करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F4, यानी कि हमने फैमिली नंबर 4 को सिलेक्ट किया है तो इसकी वैल्यू हो गई 1/10, यानी कि x की वैल्यू 2 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। सिमिलरली व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 3, तो x 3 वैल्यू कब रखेगा, जब हमारी या तो F1 सिलेक्ट हो या F3 सिलेक्ट हो या F7 सिलेक्ट हो। तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल विल हैव वैल्यू 3 मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट F1, F3 और F7 आर सिलेक्टेड। तो ये हो जाएगा आपका 3/10, क्योंकि टोटल यहाँ पर हमारे 3 फैमिली हैं और टोटल 10 फैमिली है, तो दिस इज 3/10। दिस इज फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट हमारे 10 ही हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, तो 4 कब मिलेगा, जब हमारी F2, F6 या F9 ये सिलेक्ट हो जाए।
again this is 3/10. Probability random variable x will have 5 वैल्यू, यानी दैट इज वैल्यू 5. ये तब होगा जब हमारी फैमिली F5 और F10 सिलेक्ट हो जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज 2/10. एंड लास्टली 6, तो इस केस में हमारा जब हमारी F8 सिलेक्ट हो जाए दैट इज 1/10. तो अगर आप ये देखें तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x विल हैव दिस वैल्यू? सो दिस इज प्रोबेबिलिटी, यानी कि हर वैल्यू के साथ. अब आप और थोड़ा सा हम डेप्थ में जा रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है. रैंडम वेरिएबल हर डोमेन के पॉइंट, यानी डोमेन के यानी सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को एक रियल नंबर से एसोसिएट कर रहा है, और उस रियल नंबर से भी एसोसिएटेड एक प्रोबेबिलिटी भी मिल रही है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल विल हैव दिस वैल्यू. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल विल हैव दिस वैल्यू, समथिंग लाइक दिस. जैसे सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. और इस प्रोबेबिलिटी की अगर आप एक चीज देखें तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर आप सम करोगे, दैट इज इसको अगर मैं मान लूँ दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, दिस इज P5, तो इन सबका जब आप सम करोगे समेशन Pi दैट कम्स आउट टू बी 1. दिस इज अ प्रॉपर्टी. जैसे अभी एक एग्जाम्पल हमने लिया था, एक एग्जाम्पल चलो हम फिर से ले लेते हैं कि हमने एक कॉइन है, इसको 2 बार टॉस किया है. तो जो भी हमारा सैंपल स्पेस है, तो दिस इज सैंपल पॉइंट्स. सैंपल पॉइंट में ये हो सकता है कि दोनों हेड आए, पहला हेड दूसरा टेल, या दूसरा पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल आए. XS, तो दैट मीन्स X HH, X this is HT, and X TH, और this is X TT. और x हमारा बेसिकली जो फंक्शन है वो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स. तो इसमें जब हमने पास ऑन किया तो हमें 2 हेड मिले. इन दोनों के केसेस में हमें 1 हेड मिला, इस केस में हमारा कोई भी हेड नहीं है. तो ये हमारा, अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे हमारा डोमेन हो गया दिस इज HH, HT, TH, T, T. कोडोमेन हमारा यहाँ पे हो गया दिस इज A सेट, दिस इज 0, 1 and 2. और हर एक के साथ जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो दिस इज सिंपल. एक ही पॉइंट है और टोटल 4 है, तो दिस इज यू विल गेट दिस इज 1/4. एटलीस्ट एक हेड आने की, यानी एटलीस्ट मतलब एक एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी. तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिस इज कब पॉसिबल है, या तो हेड टेल आए या टेल हेड आए. तो टोटल 2 फेवरेबल एलिमेंट हो गए आउट ऑफ 4. सो दिस इज 2/4. सिमिलरली कोई भी हेड ना आए, तो कोई भी हेड आए तो उसमें केवल एक ही पॉइंट बचता है हमारा. तो दिस इज फेवरेबल इवेंट इज T, T, और टोटल इवेंट हमारे हो गए 4, तो हो गया 1/4. और इन सबको अगर हम फिर से ऐड करेंगे दैट प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू Pi इक्वल टू 1. करेक्ट. तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली रैंडम वेरिएबल का, तो इस रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. वी विल डिस्कस जस्ट नाउ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. कि कोई भी हमारा एक रैंडम वेरिएबल है तो उसका अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो नेक्स्ट, दिस इज द हेडिंग, प्रोबेबिलिटी distribution of a random variable. Random
सो दिस इज वेरी सिंपल कि अगर हम एक टेबल बना के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पाएँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो देखते हैं कैसे होगा. दिस इज राइट डाउन डेफिनेशन. द probability distribution of a random variable x is the system of numbers. सिस्टम ऑफ नंबर्स कैसे? x यानी कि जो रैंडम वेरिएबल जितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है. सो दिस इज x1, x2, x3, xn और एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी दैट इज p1, दिस इज p2, दिस इज p3 डॉट 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 pn. ठीक है, वेयर pi is greater than 0, pi is greater than strictly 0, यानी सारे p1, p2, p3 सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, कोई भी जीरो नहीं हो सकती. और सेकंड प्रोबेबिलिटी होती है समेशन ऑफ pi is equal to 1. बेसिकली i is equal to 1, 2, 3. दैट मीन्स कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, इन सारी प्रोबेबिलिटी p1, p2, p3, p4, p5, pn सबका सम 1 होगा और सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 होंगी. ग्रेटर देन 0 इसलिए होंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या क्या होगा. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगी. क्यों होंगी? क्योंकि अगर आप ये देखें इस पूरे रैंडम वेरिएबल को जो भी हमने x1, x2, x3, x4 निकाले हैं नंबर्स, ये किसी ना किसी पॉइंट को यानी कि सैंपल स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट को रियल नंबर से मैप कर रहे हैं. सैंपल स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट को मैप कर रहे हैं. तो इसका मतलब है उस सैंपल स्पेस का तो पॉइंट हो ही गया, यानी कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी तो जरूर होगी ही होगी. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम जीरो प्रोबेबिलिटी इसके इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो मानते हैं. जैसे एक डाई को थ्रो किया, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 0. 7 आ ही नहीं सकता, 6 ही आएंगे एक डाई के अंदर. लेकिन हाँ, 1 से लेके 6 तक आने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी जरूर होगी, 0 नहीं हो सकती अगर डाई हमारा अनबाइज्ड है उस केस में. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि pi इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यू ले रहा है 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग जो भी वैल्यू ले रहा है, वो वैल्यू सैंपल स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट से एसोसिएटेड है, क्योंकि मैपिंग है ये. और सैंपल स्पेस में अगर कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब है कि वो इवेंट होने के चांसेस हैं, उसकी होने के चांसेस 0 नहीं है, अदरवाइज वो सैंपल स्पेस में आता ही नहीं. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी. तो इस तरह से जो भी हमारा हम एक टेबल के टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं अगर बात करूँ ये वाले इसी वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो रैंडम वेरिएबल x जो वैल्यू एज्यूम कर सकता है, दिस वैल्यू इज 2, 3, 4, 5 एंड 6. और जो px था इस केस में दैट इज 1/10, दिस इज 3/10, दिस इज 3/10, दिस इज 2/10 एंड दिस इज 1/10. तो ये जो हमारी टेबल बन के आई है, दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर गिवन रैंडम वेरिएबल. अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं, ये जो भी हमने लिया है एक कॉइन वाले की, तो इसमें जो x की वैल्यू है दिस इज 0, 1 एंड 2. यहाँ पे वैल्यू 0, 1, 2 ले रहा था रैंडम वेरिएबल. और प्रोबेबिलिटी ऑफ x की अगर बात करें तो 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4, दिस इज 2/4 या 1/2 कुछ भी लिख सकते हैं हम, या 1/4. तो ये जो हमारी टेबल बन के आई है, दिस टेबल इज बेसिकली
our probability distribution of a basically discrete random variable के केस में। तो ये हमारी जो भी हम टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, दिस टेबल इज कॉल्ड probability distribution of a discrete random variable in this case। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि मीन कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा। तो बहुत सिंपल है मीन निकालना। मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ, जो मीन की डेफिनेशन क्या थी। मीन जब हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में कई बार डिस्कस किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है, दिस इज मीन इज गिवन बाय सिग्मा पी आई एक्स आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इज मीन। और जो वेरिएंस की बात होती है, ये भी हम प्रीवियसली कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज गिवन बाय आई वेरीज फ्रॉम 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का इस होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, अगर हम एक्सपेक्टेशंस के टर्म्स में हम बात करें, तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स, और एक्सपेक्टेड वैल्यू की यही होती है वैल्यू। और वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वेरिएंस यही होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो वही चीज हमने लिखी है। तो अगर हमें मीन निकालने के लिए आ गया तो हम पहले टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद वी विल गेट द मीन एंड वेरिएंस। जैसे मैं अगर इसी एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, या एक डाई को थ्रो करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि मीन और वेरिएंस कैसे लेते हैं। जैसे हमने एक डाई है हमारा, हमने इस डाई को थ्रो किया है, एक्स बेसिकली रैंडम वेरिएबल, एक्स इज अ रैंडम variable representing the random variable given by number appearing on a die in a single throw। Find mean and variance, mean and, तो अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालें तो एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या ले सकता है, 1 2 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि एक्स यही रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की बात करें और डाई अगर हमारी अनबाइस है, तो इनमें से किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी फिक्स है, दिस इज 1/6, इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6। तो अगर हमें इससे कहा जाए कि मीन निकालो, तो मीन इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। 1/6 बेसिकली अगर आप लिखोगे तो जाएगा 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। 1/6 कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 21/6, दैट इज 3.5। मीन इज 3.5 इस डिस्ट्रीब्यूशन का। और अगर हम बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस में निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, यानी कि 1/6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1/6 2 स्क्वायर प्लस 1/6 3 स्क्वायर प्लस 1/6 4 स्क्वायर प्लस 1/6 5 स्क्वायर प्लस 1/6 6 स्क्वायर। तो इसमें भी 1/6 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। इसका सम अगर हम करते हैं तो दैट इज कम्स आउट टू बी दिस इज 10 30 30 और 50 80 5, दिस इज 10
91, I think this comes out to be 91 upon 6. Okay, let me check what this value comes out to be. 36 plus 25 plus 16 plus 9 plus 4 plus 1, this comes down to 90, correct. So this is 91 divided by 6, this comes out to be this is 15.16. तो वेरिएंस की जो वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई यानी मीन का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं मीन का होल स्क्वायर. सो दैट इज 15.16 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर. सो दिस इज माइनस 3.5 whole square. So this is comes out to be 2.91 या 92. So this is the answer. तो इस तरह से हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हम उन डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अवर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड कंटिन्यूअस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. थैंक यू वेरी मच.